दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में अथवा विद्युतीय बल रेखाओं के बारे में। दोस्तों, किसी आवेश के चारों ओर या किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर या किसी आवेश के वितरण के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। जैसे ये अगर आवेशित हो तो इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होगा। अब विद्युतीय क्षेत्र है, इस बात से तो हम लोग परिचित हैं, लेकिन दिखने के नाम पे आपको क्षेत्र के रूप में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। विद्युतीय क्षेत्र एक वास्तविक क्षेत्र है। वास्तव में ऐसा क्षेत्र होता है आवेशित वस्तु के चारों ओर, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका प्रभाव आप जरूर देख पाएंगे जब आप परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे, लेकिन यह क्षेत्र दिखने के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और एक ऐसा चीज जो कि वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको लेकर अगर हम आपसे डिस्कस करें तो थोड़ा सा आपको असुविधा होगी। और इस असुविधा को दूर करने के लिए माइकल फैराडे साहब की तरफ से सजेशन आया कि जैसे यहाँ पर एक आवेश है और इस आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए, इस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए माइकल फैराडे साहब ने कहा कि इस क्षेत्र को हम लोग काल्पनिक रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे। काल्पनिक रेखाएं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वास्तव में विद्युतीय क्षेत्र में कोई रेखाएं होती नहीं है। ये रेखाएं हम अपने तरफ से खींच रहे हैं, अपने तरफ से ड्रॉ करते हैं उस वास्तविक क्षेत्र को दर्शाने के लिए। तो इस आवेश के चारों ओर के इस विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग दर्शाने के लिए रेखा खींचकर दर्शाएंगे। और इन्हीं रेखाओं को और इस क्षेत्र को दर्शाने वाली इन्हीं रेखाओं को हम लोग कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। अब जरा इस फिगर पे आप ध्यान देंगे कि मैं अगर कहूं कि ये आवेश क्यों है और इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र है, तो अब आपको विद्युतीय क्षेत्र को हमने प्रदर्शित कर दिया है रेखाओं से। तो अब आपको देखना थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, अब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको बताऊं कि विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाने वाली इन्हीं रेखाओं को विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र को सूचित करती है। विद्युतीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु को परिभाषित करने वाली जो राशि है, उस राशि का नाम है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का मतलब कि इसमें परिमाण भी है और इसमें दिशा भी है। तो हम रेखा खींच रहे हैं, रेखा ड्रॉ कर रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाने के लिए। तो रेखा कैसे भी ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा, रेखा आपको इस स्टाइल में ड्रॉ करना पड़ेगा कि वे रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करेंगे। तो दिशा को कैसे प्रदर्शित करेंगे? दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं में हम एरो लगाते हैं। एरो जिधर होगा वही विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करेगा, लेकिन इन रेखाओं की जो संख्या होगी वो विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करेगी, जो कि इसी वीडियो में हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बोर्ड को पहले मैं साफ कर लेता हूं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक विद्युतीय बल रेखा ड्रॉ किया है। इस विद्युतीय बल रेखा पे हम लोगों ने 3 बिंदु लिया है। ए बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र होगा ई ए, बी बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र होगा ई बी, और सी बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र ई सी होगा। अब ये तीनों बिंदु पर के जो विद्युतीय क्षेत्र होंगे, अगर विद्युतीय बल रेखा सीधी है तो सभी बिंदुओं पर के विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही दिशा में होगी। जैसे अगर मैं अभी नॉर्थ में जान रहा हूं तो यहाँ पर भी मेरा मोशन का डायरेक्शन नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है। यानी अगर रेखाएं सीधी होंगी तो हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नियत होगी, एक ही दिशा होगी। तो यहाँ पर भी दिशा इधर ही होगी, यहाँ पर भी दिशा इधर होगी, यहाँ पर भी दिशा इधर होगी। यहाँ पे वेक्टर ई ए की भी दिशा इधर ही, वेक्टर ई बी की भी दिशा इधर ही, और वेक्टर ई सी की भी दिशा इधर ही होगी। लेकिन अगर विद्युतीय बल रेखाएं सीधी न होकर वक्र हो तो ऐसी स्थिति में हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग अलग होगी। अगर यहाँ पर बिंदु ए है तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा हम लोग कैसे जान पाएंगे? यहाँ पर तीव्रता की दिशा जानने के लिए आपको स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। ये हो जाएगा वेक्टर ई ए की दिशा। अगर यहाँ पर एक बिंदु बी हो तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा जानने के लिए इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। ये हो जाएगा वेक्टर ई बी की दिशा। और ये अगर सी बिंदु हो तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचकर आप वेक्टर ई सी की दिशा जान पाएंगे। ऐसा हम लोग वृत्तीय गति के दौरान भी पढ़ते हैं कि हर बिंदु पर गति की दिशा या वेग की दिशा ज्ञात करने के लिए वहां पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर अगर रेखाएं सीधी हो तो हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा समान होगी, लेकिन अगर रेखाएं वक्र हो
तो हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए हम उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो अब हम आपको फाइनली परिभाषा सुना रहे हैं। विद्युतीय बल रेखाएं वास्तव में कोई रेखाएं नहीं है, कहीं भी आवेश के चारों ओर कहीं पे ऐसी रेखाएं वास्तव में देखने को मिलती नहीं है। ये हम लोग अपने तरफ से ऐसी रेखाएं ड्रॉ करते हैं उस वास्तविक क्षेत्र को दर्शाने के लिए। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरा बात, रेखाएं यदि सीधी हो तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, लेकिन अगर वक्र हो तो रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को नहीं बताती हैं, बल्कि उन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। तो परिभाषा हम लोग क्या देंगे, विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी सीधी रेखाएं अथवा वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के दिशा को सूचित करती है, बताती है, प्रदर्शित करती है। तो ये परिभाषा हो गया। अब हम लोग विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गुणों पर विचार करेंगे। पहला गुण मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम आवेश है, तो इसका देखिए हम लोग यहाँ पर बल रेखा इसका खींच रहे हैं और यहाँ पे 12 माइक्रो कूलम चार्ज है। अब इसका भी बल रेखा हम लोग खींचेंगे, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे कम आवेश था, वहां पे ज्यादा आवेश है। ज्यादा आवेश तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और अधिक तीव्रता तो उसको दर्शाने के लिए अधिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पे ज्यादा रेखा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ के आवेश से यहाँ का आवेश 3 गुना है, तो यहाँ पर की जो विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या होगी वो भी यहाँ से 3 गुनी होगी। तो यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 15 रेखाओं को हम लोग खींचेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं आवेश बढ़ने पर विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है। इसलिए पहला गुण मैं आपको फॉर्मली सुना रहा हूं, विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण का समानुपाती होती है। जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे विद्युतीय बल रेखाओं के दूसरे नंबर गुण पे। दूसरा गुण मैं बताऊं कि कभी भी विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा इसलिए नहीं करती है कि यदि 2 विद्युतीय बल रेखाएं अगर ए बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो इस वाले विद्युतीय बल रेखा के हिसाब से ए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को देखना होगा। तो इस वाले रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसके आधार पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन इस वाले रेखा के आधार पर अगर ए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी होगी तो इस वाले रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसके आधार पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि इसी समय मैं अपने क्लासरूम में भी हूं और इसी समय मैं अपने घर पे भी हूं। ये संभव नहीं है, 2 अलग अलग समय पे मैं 2 अलग अलग जगहों पे हो सकता हूं, लेकिन सेम समय पे सेम टाइम पे मैं 2 जगहों पे 2 अलग अलग जगहों पे नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पर 2 अलग अलग बिंदुओं पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की 2 अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, लेकिन एक ही बिंदु ए पर तीव्रता इधर दिशा में भी और इस दिशा में भी हो, ऐसा संभव नहीं है। यही कारण है कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं है। तीसरा गुण क्या है कि जैसे यहाँ पे धन आवेश है और इसके चारों ओर ये क्षेत्र है। आप जानते हैं धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है। इसलिए जब हम रेखाएं खींचकर इस क्षेत्र को दर्शाएंगे तो तीर का चिन्ह बाहर की ओर दिखेगा। और इसी तरह से अगर ऋण आवेश होता, जैसे यहाँ पे मैं ऋण आवेश का विद्युतीय क्षेत्र दर्शा रहा हूं, तो आप जानते हैं ऋण आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। तो तीव्रता की दिशा जब अंदर है तो तीर का चिन्ह भी अंदर की ओर देंगे। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकला कि विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। यह तीसरा गुण हो गया, विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। एक चीज और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसको याद होगा, हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं और इसको कन्वर्जिंग। तो ऐसे भी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि विद्युतीय बल रेखाएं कहाँ से अपसरित होती हैं, तो धन आवेश से अपसरित होती हैं और ऋण आवेश में अभिसरित होती है, ऐसे भी हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो ये हो गया गुण नंबर 3। दोस्तों अब हम चौथे गुण पे बात करेंगे। इससे पहले हमने प्लस आवेश और माइनस आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश का विद्युतीय बल रेखा आपको खींच कर दिखाया था, लेकिन वहां जो विद्युतीय बल रेखा खींचा गया था दोनों का अलग अलग खींचा गया था, जब प्लस अलग हो और माइनस अलग हो। लेकिन अगर प्लस और माइनस आवेश अगर एक दूसरे के पास में हो, यानी दोनों में आकर्षण बल लग रहा हो, तो वैसी स्थिति में देखिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे।
विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। आप देख सकते हैं यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, उसी तरह से चूंकि यह प्लस आवेश है इसलिए यहां पर जो भी होगा निकलता हुआ विद्युतीय बल रेखा होगा, और यहां पर माइनस आवेश है इसलिए जो भी विद्युतीय बल रेखा होगा इसमें प्रवेश करता होगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं इधर से विद्युतीय बल रेखाएं निकली, इधर से विद्युतीय बल रेखाएं। अगर ये बल रेखा ऐसे जाती तो इसकी लंबाई अधिक होती, लेकिन ये लंबाई के एलोंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। आप देख सकते हैं प्लस आवेश से विद्युतीय बल रेखा ऐसे निकली, माइनस आवेश से ऐसे, और ये विद्युतीय बल रेखाएं लॉन्गिट्यूडनली जो हैं कॉन्टैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, लंबाई की दिशा में सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ती है? क्योंकि इनमें आकर्षण बल लगता है। तो आपको हम गुण नंबर 4 आपको फॉर्मली सुना दे रहे हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण विद्युतीय बल रेखाएं लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट कर जाती है, लंबाई की दिशा में सिकुड़ जाती है, अर्थात उसकी लंबाई कम हो जाती है। दोस्तों यदि दो समान प्रकृति के आवेश हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आवेश है और यहाँ पे प्लस आवेश है, तो इधर से विद्युतीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी और इधर से विद्युतीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। लेकिन जानते हैं प्लस प्लस में विकर्षण लगता है, जिसके कारण ये विद्युतीय बल रेखा है, ये विद्युतीय बल रेखा इस विद्युतीय बल रेखा को यहाँ लंबवत दिशा में, और ये विद्युतीय बल रेखा इसको इधर लंबवत दिशा में बल लगाएगी या दबाव डालेगी, जिसके कारण ये विद्युतीय बल रेखाएं विकर्षित होकर इधर आ जाएंगी और ये विद्युतीय बल रेखा विकर्षित होकर इधर आ जाएगा। तो देखिए फाइनल कैसे हम इसका फिगर बनाएंगे। क्योंकि ये दोनों धनात्मक आवेश है इसलिए विद्युतीय बल रेखाएं निकलती हुई होंगी, यहां से इससे भी निकलती हुई और इससे भी निकलती हुई। आप देख सकते हैं इन विद्युतीय बल रेखाओं में, दोनों समान प्रकृति के आवेशों से निकलने वाले विद्युतीय बल रेखाओं में यहाँ पर लंबवत दिशा में दोनों एक दूसरे पे बल लगा रही है, और ये लंबवत दिशा में जो बल लगता है इसको लैटरल फोर्स या फिर ट्रांसवर्स फोर्स कहा जाता है, हिंदी में पार्श्विक बल कहते हैं। तो कहने का मतलब इस 5वें नंबर गुण को मैं आपको फॉर्मली सुना दे रहा हूं। समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले विकर्षण बल के कारण विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे पर पार्श्विक बल लगाती है या पार्श्विक दबाव डालती है, इंग्लिश में ट्रांसवर्स प्रेशर एग्जर्ट करती है या फिर लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लस प्लस के लिए अलग लिख दिया और यहाँ पे माइनस माइनस के लिए भी मैंने लिख दिया है। दोनों आप सेम है, आप देख सकते हैं, केवल अंतर है कि माइनस है तो विद्युतीय बल रेखाएं यहाँ पर प्रवेश करती हुई हैं, और यहाँ पे प्लस प्लस आवेश है तो विद्युतीय बल रेखाएं निकलती हुई हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, इन दोनों आवेशों के बीच में एक क्रॉस से मैंने जगह दिखा दिया, एक न्यूट्रल जगह होगा, एक उदासीन जगह होगा जहाँ पे कुल विद्युतीय क्षेत्र जो है शून्य होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी बीच में एक जगह होगा जहाँ पे कुल विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पर शून्य हो। तो 5वें नंबर गुण को मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले विकर्षण बल के कारण विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे पर पार्श्विक दबाव डालती हैं या पार्श्विक बल लगाती है। जैसे आप देख सकते हैं इधर से प्लस का विद्युतीय बल रेखा है और इधर से प्लस का, और ये दोनों एक दूसरे पर पार्श्विक बल लगाता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से विकर्षित हो जाती है। तो ये 5वां नंबर गुण। दोस्तों अब हम बात करेंगे 6ठे गुण पे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं विद्युतीय बल रेखा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फिगर में हमने विद्युतीय बल रेखा ड्रॉ करके दिखाया है। यहाँ पर यह जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं ये सघन है, और यहाँ पर यह जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं विरल है। अब मेरा सवाल है कि दोनों में से कौन विद्युतीय बल रेखाएं शक्तिशाली क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं और कौन जो है कमजोर क्षेत्र को, वीक फील्ड को प्रदर्शित कर रही है। तो आप जानते हैं विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण का समानुपाती होती है। ज्यादा आवेश तो ज्यादा रेखाएं, और ज्यादा रेखाएं इट मीन ज्यादा क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। चूंकि आवेश बढ़ने से क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है, इसलिए यह जो रेखाएं हैं यह शक्तिशाली क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी और ये जो रेखाएं हैं
कमजोर क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहा है, यह जो है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस छठे गुण को मैं फॉर्मली आपको बता दे रहा हूं, सघन विद्युतीय बल रेखाएं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को और विरल विद्युतीय बल रेखाएं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे गुण नंबर 7 पे। दोस्तों इसी चैप्टर में मैं आपको मैथमेटिकली आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किसी चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता चालक के तल के लंबवत दिशा में होती है। जैसे यह एक चालक है, अगर ये चालक धनात्मक हो, धनावेशित हो, अगर ये चालक धनावेशित हो, किसी चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा चालक के तल से लंबवत दिशा में होती है। तो जब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता लंबवत दिशा में है तो इस तीव्रता को दर्शाने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं भी लंबवत दिशा में होंगी। तो क्षेत्र रेखाएं भी लंबवत दिशा में होंगी। लंबवत दिशा में कहने का मतलब तल से 90 डिग्री पर। इधर भी तीर का चिन्ह बाहर की ओर इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, निकलती हुई। इसी तरह से यहां पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और चालक हमने लिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमने यहां पे लिया, एक गोलीय चालक है और यह चालक जो है ऋणावेशित है। चूंकि ऋणावेशित चालक है इसलिए विद्युतीय बल रेखाएं इसके सतह पर प्रवेश करती हुई होंगी। आप जानते हैं धन आवेश के कारण विद्युतीय बल रेखाएं बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर होती है, प्रवेश करती हुई। अब मैंने जो यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र रेखा या विद्युतीय बल रेखा यहाँ पे जो ड्रॉ किया है यह सही नहीं है, क्योंकि यह चालक है। आप जानते हैं चालक के तल पर विद्युतीय बल रेखाएं लंबवत होती हैं, तब जबकि यहाँ पर यह लंबवत नहीं है, यह 90 से छोटे कोण पे है। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे आपको 90 डिग्री के कोण पे इसको करना होगा। तो इसलिए देखिए हम यहाँ पे इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे कर दिए। अब ये 90 डिग्री पे जब हो जाएगा तो ये सही विद्युतीय बल रेखा हो गया। उसी तरह से यहां भी, तो चाहे विद्युतीय बल रेखाएं किसी चालक के तल से निकल रही हो या प्रवेश कर रही हो, इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमेशा वो उस तल पे कैसी होंगी, 90 डिग्री पर होंगी, लंबवत होंगी। तो आपको मैं 7वां नंबर गुण आपको फॉर्मली सुना देता हूं, विद्युतीय बल रेखाएं चालक के तल पर हमेशा लंबवत होती हैं। इसका कारण भी सुन लीजिए, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा चालक के तल पर लंबवत दिशा में होती है। दोस्तों यहीं पर मैं आपको 8वां नंबर गुण भी बताऊंगा। मैं इसी चैप्टर में आगे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है, और जब तीव्रता शून्य है, तीव्रता यानी विद्युतीय क्षेत्र है ही नहीं, तो वहां पर रेखाएं भी हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। यही कारण है, ये चीज आपको अगले पॉइंट में मैं बताऊंगा भी, जहां पे भी क्षेत्र का मान शून्य होता है, विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, वहां से रेखाएं कभी भी नहीं गुजरती हैं या वहां पर मौजूद नहीं होती हैं। तो देखिए 7वां गुण में आपको क्या लिखाऊंगा, विद्युतीय बल रेखाएं आप देख सकते हैं चालक के बाहर में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन अंदर में नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चालक के बाहर है, फिर इस साइड भी है, लेकिन अंदर में नहीं है। तो 7वां गुण सुन लीजिए फॉर्मली, विद्युतीय बल रेखाएं किसी चालक के भीतर मौजूद नहीं होती हैं। नहीं मौजूद होने का कारण भी आप जानते ही हैं, क्योंकि अंदर में विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। दोस्तों अब हम लोग 9 नंबर गुण पे बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर विद्युतीय बल रेखाएं खींचकर विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब यहाँ पे रेखाएं हैं, इट मीन्स यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर रेखाएं नहीं है, इट मीन्स यहाँ क्षेत्र नहीं है। विद्युतीय क्षेत्र नहीं है बोले तो कितना क्षेत्र है, 0 क्षेत्र है। और यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र है, इट मीन्स 0 है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। तो कहने का मतलब विद्युतीय बल रेखाएं उस जगह से नहीं गुजरती हैं जहां पे विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, या उस जगह पे मौजूद नहीं होती है जहां पे विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। तो ये गुण मैं आपको फॉर्मली बोल दे रहा हूं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं उस स्थान से नहीं गुजरती है जहां विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। दोस्तों अब हम लोग 10वें गुण पे बात करेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस। आप देख सकते हैं धन आवेश से विद्युतीय बल रेखाएं से निकलेंगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। तो विद्युतीय बल रेखाएं केवल धन से ऋण की ओर जाएंगी, फिर पुनः ऋण से धन की ओर वापस नहीं आएंगी, केवल एक तरफ से मूवमेंट होगा। लेकिन आप इसी तरह से आप मैग्नेटिज्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा चुंबकत्व चैप्टर में,
कि जैसे यहाँ पे विद्युतीय बल रेखाएं हैं, वैसे ही वहां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। और जिस तरह से यहाँ पे प्लस और माइनस आवेश है, तो वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल को धनात्मक पोल माना जाता है, साउथ पोल को ऋणात्मक पोल। तो जैसे यहाँ पे धन से ऋण की ओर विद्युतीय बल रेखाएं जा रही हैं, उसी तरह से वहां पर आपको बताया जाएगा कि नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात क्या है कि नॉर्थ से प्लस पोल से माइनस पोल की ओर विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, लेकिन चुंबक के अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगी। अब आप खुद देखकर बताइए, यहां पर यह चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और ये विद्युतीय बल रेखाएं हैं। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए दोनों को यहाँ दिखाया है। खुद आप देख कर बताइए कौन सी रेखाएं हैं जो बंद लूप बनाती है और कौन सी रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। तो यहाँ पे 10वां गुण क्या होगा, विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। तब जबकि जब मैं चुंबकत्व चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको सिखाया जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। तो 10वां गुण हो गया, विद्युतीय बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। दोस्तों अब हम लोग 11 नंबर गुण पे बात करेंगे। जैसे यह एक विद्युतीय बल रेखा है। विद्युतीय बल रेखा क्या करता है, तो विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक बल है। किस पर लगने वाला बल, इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल। इकाई धन आवेश कहने का मतलब, इकाई मीन्स एक, धन मीन्स पॉजिटिव, आवेश मीन्स कूलाम, यानी +1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल है। कौन, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, +1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के दिशा को। और किसी भी वस्तु पर जिधर बल लगता है उधर वह गति करता है या उसमें गति करने की प्रवृत्ति होती है। तो बल की दिशा यानी कि गति की दिशा। किसके गति की दिशा, तो +1 कूलाम आवेश के गति की दिशा। जिस दिशा में कोई वस्तु गति करती है उधर उसका गति पथ होता है। तो पथ की दिशा, +1 कूलाम आवेश के गति पथ की दिशा। तो देखिए हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में यदि +1 कूलाम आवेश को ले जाकर स्वतंत्र कर दिया जाए, स्वतंत्र यानी उसको होल्ड नहीं किया जाए, उसको फ्री कर दिया जाए, तो उस पर बल लगेगा। बल लगने के कारण वो गति करेगा, गति करने के कारण उसमें गति पथ होगा, और उसके गति पथ के दिशा को प्रदर्शित करने वाली रेखा ही है विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश के गति पथ को प्रदर्शित करती है या गति पथ को सूचित करती है। अथवा इकाई धन आवेश का विद्युतीय क्षेत्र में जो गति पथ होता है उसी गति पथ को विद्युतीय क्षेत्र रेखा या विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे गुण नंबर 12 पे। मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे विद्युतीय बल रेखाएं हैं, ये विद्युतीय बल रेखा है। मैं आपको बताऊं, विद्युतीय बल रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र के दिशा को बताती है, विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को। आप जानते हैं तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यह एक सदिश राशि है, सदिश है, इसमें परिमाण भी है और इसमें दिशा भी है। तो विद्युतीय बल रेखाएं दिशा बता रही हैं, अगर सीधी है तो वक्र रेखा है तो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो दिशा बताएंगी, लेकिन विद्युतीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करेगी। लेकिन फैराडे साहब ने उसके लिए कंडीशन भी लगाया है, हम कभी भी क्षेत्र में रेखाएं खींचते हैं तो अपने मन से कुछ भी कैसे भी नहीं खींच सकते हैं। आपको इस स्टाइल में रेखाएं खींचनी है कि यह तीर का चिन्ह किसी भी बिंदु पर की दिशा बताए,
लेकिन रेखाओं की संख्या परिमाण बताए। लेकिन कैसे परिमाण बताए? देखिए फैराडे साहब का क्या यहाँ पे कंसेप्ट है कि किसी भी बिंदु के चारों ओर का इकाई एरिया, इकाई लंबाई का मतलब होता है 1 मीटर, तो इकाई एरिया का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर। किसी भी बिंदु के चारों ओर के इकाई एरिया से जितनी भी रेखाएं लंबवत गुजरेंगी उन्हीं रेखाओं की संख्या को विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण कहते हैं। जैसे यहां पर एक बिंदु हमने लिया ए, इस बिंदु के चारों ओर हमने इकाई एरिया कंसीडर किया। अब बताइए इस इकाई एरिया से कितनी रेखाएं लंबवत गुजर रही है? 3, तो यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण हो जाएगा 3। यहां पर हमने बी बिंदु है, यहां पर इसके चारों ओर हमने इकाई एरिया कंसीडर किया। आप देख सकते हैं इकाई एरिया से कितनी रेखाएं गुजर रही है? 1, इसलिए बी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर सी कोई बिंदु हो, इसके चारों ओर हमने इकाई एरिया लिया, आप देख सकते हैं इस बिंदु के चारों ओर के इकाई एरिया से कितनी रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं? तो एक भी रेखाएं नहीं गुजर रही, इसलिए सी बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण हो जाएगा 0। तो इस तरह से रेखाओं की संख्या विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है, लेकिन बशर्ते वो रेखाएं किसी बिंदु के चारों ओर के इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरनी चाहिए। तो 12 नंबर गुण को मैं फॉर्मली बोल दे रहा हूं, किसी बिंदु के चारों ओर के इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है या विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है। एक बात मैं यहाँ पे और आपको बता दूं, यहाँ पे लंबवत का कंडीशन क्यों लगाया गया है? अगर लंबवत का कंडीशन नहीं रहता तो एक ही बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण का अलग अलग आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर बिंदु के चारों ओर हमने इकाई क्षेत्रफल लिया, तो अगर मेरे लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण 3 है, लेकिन किसी ने अपना इकाई क्षेत्रफल ऐसे तिरछा ले लिया। अब बताइए तिरछा जब इकाई क्षेत्रफल लेगा तो यहाँ पे रेखाएं देखिए, इस तिरछे वाले से 2 ही रेखाएं गुजर रही है, तो इसके लिए जवाब हो जाएगा 2, ये बराबर 2 हो जाएगा। अगर किसी ने और भी तिरछा कर दिया इसको तो एक ही रेखाएं गुजरेंगी, तो उसके लिए जवाब हो जाएगा ये बराबर 1। तो इस तरह से गलत जवाब आ जाएगा, एक ही बिंदु पर के लिए अलग अलग जवाब आ जाएगा। एक ही बिंदु पर एक ही तीव्रता का परिमाण होगा और उस एक तीव्रता के परिमाण के लिए आपको केवल रेखाओं की संख्या नहीं बल्कि लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या चाहिए। तो ये भी पॉइंट हो गया। अब दोस्तों अब हम लोग 13 नंबर गुण पे बात करेंगे। यहाँ पे हमने 2 फिगर बनाया है विद्युतीय बल रेखाओं का। आपसे मेरा सवाल है कि दोनों में से कौन सी विद्युतीय बल रेखाएं समरूप विद्युतीय क्षेत्र को सूचित कर रही हैं और कौन सी विद्युतीय बल रेखाएं असमरूप क्षेत्र को? इस फिगर की भी रेखाएं सीधी हैं और इस फिगर की भी रेखाएं सीधी हैं। रेखाओं का सीधा होना यह बताता है कि हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान होगी। अगर रेखाएं सीधी हैं तो हर बिंदु पर तीव्रता की दिशा समान है, लेकिन तीव्रता समरूप केवल दिशा के समरूप होने से नहीं होगा, परिमाण भी समरूप होना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे समदूरस्थ विद्युतीय बल रेखाएं, तो अगर किसी बिंदु के चारों ओर का इकाई क्षेत्रफल लेंगे, 2 रेखाएं गुजरेंगी, तो यहाँ पर भी 2 गुजरेंगी, यहाँ भी 2 गुजरेंगी, इसलिए यहाँ पर परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने कोई बिंदु लिया, उसके चारों ओर के इकाई क्षेत्रफल से अगर 2 रेखाएं गुजर रही हैं तो यहाँ पर 1 रेखाएं गुजरेंगी, यहाँ पर आप लेंगे तो एक भी रेखा नहीं गुजरेगी, इसलिए यहाँ पर दिशा तो समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है, जिसके कारण यह असमरूप विद्युतीय क्षेत्र को सूचित कर रहा है और यह समरूप विद्युतीय क्षेत्र को सूचित कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चीज हम लोग बार बार फिजिक्स में अनेकों जगह आपको लिखना पड़ेगा। समरूप विद्युतीय क्षेत्र, जहां भी समरूप विद्युतीय क्षेत्र मिलेगा हम लोग सीधा रेखा, सरल रेखा खींचकर दिखाएंगे। और कैसे दूरी पर का सरल रेखा? समान दूरी पर का सरल रेखा। यानी यह जो 13 नंबर पॉइंट है, मैं आपको बोल दे रहा हूं फॉर्मली, समदूरस्थ विद्युतीय बल रेखाएं समरूप विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है या सूचित करती है। इसी तरह से उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो भी हो गया कि असमान दूरी पर की विद्युतीय बल रेखाएं असमरूप विद्युतीय क्षेत्र को सूचित करती है। अब यहाँ पे गुण तो हो चुका है, लेकिन हम कुछ और बात आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखा सीधा है इसलिए दिशा नियत है, यहाँ पे रेखा सीधा है तो दिशा यहाँ पर भी नियत है। लेकिन समान दूरी पर का रेखाएं हैं, लेकिन समान दूरी पर की रेखाएं इसलिए परिमाण भी नियत है, लेकिन असमान दूरी पर की रेखाएं तो परिमाण नियत नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ई का दिशा और परिमाण दोनों नियत है। समरूप का मतलब होता है चूंकि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, केवल दिशा के कौन नियत होने से यह समरूप नहीं होगा, केवल परिमाण के नियत होने से समरूप नहीं होगा, दोनों को नियत होना पड़ेगा तभी यह समरूप होगा। यहाँ पर
आप देख सकते हैं वेक्टर ई का यहां पर दिशा नियत है लेकिन परिमाण नियत नहीं है। एक चीज मैं और आपको बताऊं, यदि रेखाएं इस तरह से होंगी, वक्र रेखाएं होती लेकिन समान दूरी पर की वक्र रेखाएं। अब देखिए वक्र रेखाएं हैं तो दिशा तो नियत नहीं होगी, वक्र रेखाओं पे हर बिंदु की दिशा अलग अलग होती है, लेकिन दूरी समान है रेखाओं के बीच, इसलिए परिमाण नियत होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ई का परिमाण नियत है लेकिन दिशा परिवर्तनशील है। अगर रेखाएं जो हैं वक्र भी हो और समान दूरी पर भी नहीं हो, जैसे अगर इस तरह की रेखाएं हो, तो यहां पे चूंकि समान दूरी पर नहीं है तो परिमाण भी नियत नहीं होगा, और वक्र रेखा है तो दिशा भी नियत नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ई का परिमाण एवं दिशा दोनों परिवर्तनशील है। तो एक बार मैं फिर आपको बोल दे रहा हूं, समान दूरी पर की सरल रेखाएं तो दिशा और परिमाण दोनों नियत, और समान दूरी पर की सरल रेखाएं तो दिशा नियत लेकिन परिमाण परिवर्तनशील। समान दूरी पर की वक्र रेखाएं तो समान दूरी पर की है तो परिमाण नियत लेकिन वक्र रेखा होने के कारण दिशा परिवर्तनशील, और समान दूरी पर की वक्र रेखाएं तो वक्र रेखाएं इसलिए दिशा भी परिवर्तनशील और दूरी समान है इसलिए परिमाण भी परिवर्तनशील। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया और उसका टोटल गुण भी बताया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।